एक स्वतंत्र और खुले समाज में गोपनीयता शब्द ही घृणित है। हमने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि प्रासंगिक तथ्यों को अत्यधिक और अनुचित रूप से छिपाने के खतरे उन खतरों से कहीं ज्यादा हैं, जिनका हवाला इसे सही ठहराने के लिए दिया जाता है। और इस बात का बहुत गंभीर खतरा है कि बढ़ी हुई सुरक्षा की घोषित आवश्यकता को उन लोगों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, जो इसके अर्थ को आधिकारिक सेंसरशिप और छिपाव की अंतिम सीमाओं तक विस्तारित करने के लिए उत्सुक हैं। क्योंकि दुनिया भर में हमारा विरोध एक अखंड और क्रूर साजिश द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए गुप्त साधनों पर निर्भर करता है। आक्रमण के बजाय घुसपैठ पर, चुनाव के बजाय विध्वंस पर, स्वतंत्र पसंद के बजाय धमकी पर, दिन में सेनाओं के बजाय रात में गुरिल्लाओं पर। इसकी तैयारियां छिपी हुई हैं, प्रकाशित नहीं। इसकी गलतियां दफन हैं, सुर्खियों में नहीं। इसके असंतुष्टों को चुप करा दिया जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। किसी खर्च पर सवाल नहीं उठाया जाता, कोई अफवाह नहीं छापी जाती, कोई राज उजागर नहीं होता। क्योंकि जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, एक त्रुटि तब तक गलती नहीं बनती जब तक आप उसे सुधारने से इनकार नहीं करते। घाटी में सैकड़ों लोग कहते हैं कि वे अपने सिर में आवाजें सुन रहे हैं और वे आवाजें माइक्रोवेव या अन्य तरीकों से प्रसारित की जा रही हैं। कई दर्शकों ने हमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न की जांच करने के लिए कहा है कि AMI आज है कि एंजेला मुनरो हमारे साथ हैं अपनी रिपोर्ट के साथ। एंजेला, इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न, सिंथेटिक टेलीपैथी, वॉइस टू स्कल तकनीक। संभावना है कि आपने इन शब्दों के बारे में नहीं सुना होगा। अंधेरे में एक मूक खतरा छिपा है। यह एक ऐसा हथियार है जिसके अस्तित्व को ज्यादातर सरकारें नकारती हैं। हम ऐसी किसी तकनीक के बारे में नहीं जानते जो ऐसा करती है। आपने दुनिया में कहीं भी ऐसी तकनीक नहीं देखी होगी जो लोगों के साथ ऐसा करती हो। यह अदृश्य है, दशकों से विकसित हो रहा है और हो सकता है कि इसका उपयोग आपको आपकी जानकारी के बिना प्रभावित करने के लिए किया गया हो। यह एक सामूहिक विनाश का हथियार है। माना जाता है कि यह हवाना सिंड्रोम का कारण है, लेकिन इसकी क्षमताएं यही खत्म नहीं होती। ये शरीर के अंदर और बाहर दर्द पैदा कर सकता है और सीधे दिमाग में विचार, चित्र, आवाजें और वीडियो भेज सकता है। यह वास्तविक समय में आपके विचारों को भी पढ़ सकता है और बिजली की गति से उन पर प्रतिक्रिया करता है। इसे वास्तविक दुनिया की मनोवैज्ञानिक पीड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें लोगों को निराशा, आत्महत्या या इससे भी बदतर स्थिति में धकेलने के लिए गैंग स्टॉकिंग या फ्लैश मॉबिंग शामिल है। इसका उपयोग लोगों को 24 घंटे प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, सालों तक, हर दिन के हर मिनट। इस यातना में दर्दनाक स्पाइक्स और ज़ैप्स शामिल हो सकते हैं जो आपको किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं, या आपके सिर में ऐसी आवाजें जो दिन भर आप पर अपमानजनक टिप्पणियां करती हैं, आपके धैर्य और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करते हुए आपको हर किसी और हर चीज के बारे में शक्की बना देता है। कभी कभी ये आवाजें आपके जानने वाले लोगों या यहाँ तक कि भगवान का रूप ले लेती हैं। यदि आप अपने लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो आप संभवतः दोस्तों और परिवार से अलग थलग पड़ जाएंगे, और अक्सर एक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में डॉक्टरों की दया पर निर्भर होते हैं जो मनोविकृति और सिजोफ्रेनिया के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इस हथियार के हमले का सामना कर रहे लोगों का एक बढ़ता हुआ समूह अब इस मुद्दे पर और अधिक गुमराह होने से इनकार कर रहा है। वे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि वे एक सैन्य ग्रेड न्यूरो हथियार और उनके जीवन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए एक परिष्कृत मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के शिकार हुए हैं। इस फिल्म में हम उन लोगों के साथ शामिल होते हैं जो इस लड़ाई को वाशिंगटन डीसी, लंदन, ओटावा और ब्रुसेल्स तक ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कोई सुनेगा? यह महत्वपूर्ण है कि हम जनता को सूचित करें कि ऊर्जा हथियारों और विद्युत चुंबकीय आवृत्ति और ऊर्जा के साथ एक गंभीर समस्या हो रही है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि हर समय मेरे पीछे कोई है,
मेरा लक्षित होना तब शुरू हुआ जब मैं संघीय सरकार में काम करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति या समूह ने गुलाम बना लिया है जिसे मैं नहीं जानता, जो मानव प्रयोग के तरीके से परीक्षण कर रहा है। इस प्रोग्राम में अगर डाल दिया तो इससे भागने का कोई रास्ता नहीं। मुझे कुछ भावनाओं को बस मिटाना सीखना पड़ा है। यह कार्यक्रम इतनी अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है कि हमारे जैसे आम नागरिकों के लिए इसे साबित करना मुश्किल है। इन शीर्ष गुप्त न्यूरो हथियारों के शिकार खुद को लक्षित व्यक्ति कहते हैं। लक्षित व्यक्तियों के अनुभव उन लक्षणों का एक संयोजन होते हैं जो 3 श्रेणियों में आते हैं: ऑडियो विजुअल, शारीरिक और वास्तविक दुनिया। लक्षित व्यक्ति कार्यक्रम में कई लोग ऑडियो और विजुअल दोनों तरह की विसंगतियों की रिपोर्ट करते हैं। अक्सर उनके दिमाग में आवाजें, चित्र या विचार भेजे जाते हैं। छवियां मन की आंखों में दिखाई देती है जब आंखें खुली और बंद दोनों होती हैं। आवाजें सिर के अंदर सुनाई देती हैं, कानों से नहीं। ये विचार आपके अपने ही लगते हैं, पर अक्सर इनमें कुछ अजीब बातें होती हैं, जैसे वो शब्द जो आप आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। पीड़ितों की रिपोर्ट है कि ये हमले उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आवाजें पीड़ित के विचारों और भाषण दोनों पर प्रतिक्रिया करती हैं। आवाजों के अलावा जो पीड़ित ऑडियो प्रभावों से पीड़ित हैं, वे अजीब शोर, टिनिटस और उनके सिर के अंदर एक कमजोर दबाव सुनने की भी रिपोर्ट करते हैं। ये लक्षण हवाना सिंड्रोम के बारे में हमें जो बताया गया है उसे दर्शाते हैं और V2K या वॉइस ऑफ गॉड के रूप में जाने जाने वाले हथियार की क्षमताओं से मेल खाते हैं। जैसा कि बायर्ड में बताया गया है, आवाजें अक्सर भगवान, मित्र, रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तित्वों का रूप धारण कर लेती हैं। वे पीड़ित को अपमानित करने, उन्हें व्यामोहग्रस्त बनाने और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बातें कहते हैं। ये एक बहुत ही कमजोर करने वाली तकनीक है जो दिन के 24 घंटे आपके सिर में आवाजें डालती है। बिना रुके, बहुत परेशान करने वाला, धमकाने वाला, अपमानजनक, बस सबसे बुरे तरीके से लगातार उत्पीड़न। मैं लगभग 24 साल V2K का अनुभव करती हूँ। मुझे लगभग 7 साल से शांति नहीं मिली है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो हम किसी भी लायक हो। यह सब झूठ है। V2K के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मेरा रक्तचाप बढ़ाने के लिए है, शायद मेरी जान भी छोटी कर दे। मेरे लिए लोगों से बात करना मुश्किल था क्योंकि यह एक ही बार में 2 लोगों से बात करने जैसा था, या कम से कम 2 लोगों को सुनने जैसा था। मेरे जागने से पहले ही बकबक शुरू हो जाती है। मैं हर सुबह ऐसे ही उठता हूँ। इसने मुझे 2 बार आत्महत्या करने पर मजबूर किया। यह स्पष्ट और संक्षिप्त संचार है, कोई अमूर्त बात नहीं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सालों से विकलांगों व मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता आया हूँ। वो बात नहीं है, वो वैसा नहीं दिखता है। कोई आपसे बात कर रहा है, आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर उसका नंबर दे रहे हैं, आप उनके साथ अंतरंग हो रहे हैं और वे आपके या आपके जीवन साथी के शारीरिक अंगों की चर्चा कर रहे हैं, तो यह एक सक्रिय जुड़ाव है जो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए हो रहा है। मुझे ये सिरदर्द, ये दिशात्मक ध्वनियाँ हो रही थी। यह गाने के बोल थे जो एक रोबोटिक एलेक्सा जैसी आवाज़ में या कुछ और ज़ोर से कहे जा रहे थे, और इसने मुझे डरा दिया। मैं जम गया। यह हमेशा एक तरह की चालाकी होती है। वे एक मनचाहा नतीजा पेश करते हैं और उनकी सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो वे देवदूत या दानव या कुछ और बनने का नाटक कर सकते हैं और फिर आपको ऐसे काम करने के लिए मना सकते हैं जो आप शायद वरना कभी ना करें। मुझे वो विजुअल्स और तस्वीरें मिल रही थी जो ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरले जैसी थी। ड्राइविंग के दौरान मुझे विजुअल्स मिल रहे थे। एक कार एक्सीडेंट हुआ और जिस गाड़ी में मैं था वो पलट गई। यह V2K से शुरू हुआ, इसलिए मुझे चक्कर आने लगे, टिनिटस होने लगा। मेरे सिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे घर के अलग अलग हिस्सों में एक रेडियो ट्यून किया जा रहा है। यह वास्तव में चाहता था कि मैं गुस्सा करूं। लगभग फुसफुसाहटें थी, जैसे वे मेरी ही बातें कर रहे हों। तुम अपने ही दिमाग में कैद हो। वो मुझे सबसे अलग करना चाहता था। मुझे पता था कि यह सच नहीं है और इसलिए इसने मुझे वास्तव में अपने आप में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं, भगवान का शुक्र है,
धीरे धीरे यह समझने के रास्ते पर आ गया कि यह कार्यक्रम वास्तव में क्या है। आवाजें सिर्फ मेरे लिए हैं। वे बहुत अपमानजनक थी और वे बहुत आक्रामक थी। सुबह 6 बजे जागते ही मुझे वॉइस टू ट्रांसमिशन मिलता है। जब मैं नहाने जाता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, जब मैं मीटिंग में जाता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जब मैं फिल्म देखता हूँ। 24 साल। यह सिर्फ मेरे दिमाग से खेला जाने वाला एक खेल है। उसने बहुत सारी उयातना तकनीक का इस्तेमाल किया। सबसे प्रसिद्ध तकनीक वास्तव में सिर्फ एक वाक्य शुरू करना है ताकि मेरा दिमाग वाक्य पूरा करे और विचलित हो जाए। मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो मेरे हर काम, पसंद, पहनावे और यहाँ तक कि मेरे विचारों पर भी टिप्पणी करती हैं। वे अक्सर मुझसे बुरी बातें करती हैं और मुझे मोटा या बेवकूफ़ जैसे कई नामों से बुलाती हैं और ऐसी ही बातें करती हैं। शुरू में तो ये और भी बुरा था क्योंकि वे धमकाती थी कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वे मेरे परिवार को मार डालेंगी। पैनिक अटैक का अभिनय किया। मेरे दिमाग में सब चल रहा था, आप समझे, और वे उसका थिएटर शो की तरह नाटक कर रहे थे। V2 की अविश्वसनीय रूप से कष्टदायी है। आप देख सकते हैं कि V2 के एक पेटेंट तकनीक है। जैसे आपके मन में आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ करना है, जैसे नहाना या टॉयलेट जाना है, तो वे मजाक उड़ाने के लिए तुरंत उसकी एक छवि बना देंगे। यह बहुत उपहास और अपमान है और यह वास्तव में आपको निराश करता है। हाल ही में यह लगातार पैसे मांग रहा है। हमारे कुछ पैसे बकाया हैं। हम तुम्हें जल्द ही बंद करने वाले हैं और जब ऐसा करते हैं हम हमेशा दर्द मांगते हैं। और वे यातना सच में बढ़ाते जा रहे थे। मैं 4 बजे जाग जाऊंगा। यह धुंधला हो रहा है। यह भयानक है। पहले इसे MK अल्ट्रा कहा जाता था। मुझे नहीं पता कि अब वे इसे क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर V2 के सामान करना शुरू कर दिया और ये मुझे बहुत व्यामोहग्रस्त और इस तरह की चीजें बना रहा था। क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। विशेष रूप से वॉइस टू स्कल घटना में हमें कंप्यूटर से उत्पन्न आवाजें, कंप्यूटर से उत्पन्न उत्तर मिलते हैं। इसलिए यह कुछ मायनों में इंसान से इंसान की बातचीत जैसा लगता है, लेकिन जब आप संवाद का एक पन्ना पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि बातचीत बहुत अजीब है। यदि आपके पिता के साथ आपका रिश्ता मुश्किल था, जिनका निधन हो गया है, तो वे आपके पिता की आवाज का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करेंगे। व्यक्ति को ऐसा महसूस कराए जैसे वे पागल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे के लोग इसी पर भरोसा कर रहे थे। ये पीड़ित, वे अपनी आवाज़ों के साथ एक रिश्ता विकसित करते हैं, कुछ हद तक स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह, और वे वास्तव में बचाव करते हैं। नहीं, मेरे V2K ने मुझे यह बताया। आप उसी इकाई पर कैसे भरोसा करेंगे जो आपको प्रताड़ित कर रही है। अगला शारीरिक हमले हैं। जो पीड़ित शारीरिक हमलों से पीड़ित हैं, वे अपने शरीर पर हैप्टिक फीडबैक और थपड़ाहट, चुभन, झटके और गंभीर दर्द के संयोजन की रिपोर्ट करते हैं। साथ ही सांस लेने में कठिनाई और मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जो उन्हें जागने के क्षण से ही निशाना बनाती है। कुछ पीड़ितों के चेहरे या अंगों पर भी गंभीर जलन के निशान दिखाई देते हैं। ये हमले विचार पर भी प्रतिक्रिया करते प्रतीत होते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये हमले निर्देशित ऊर्जा हथियारों से होते हैं, जिसमें स्पंदित माइक्रोवेव आवृत्तियों को अनुमानित दोषियों में से एक माना जाता है। पहले 6 महीनों के दौरान जब कोई खुले तौर पर निशाना बनता है, वे उन पर बहुत तीव्र निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग करेंगे और यह बहुत दुर्बल करने वाला होता है। ये हथियार बेहद दर्दनाक होते हैं जब वे उन्हें बढ़ाते हैं। मैं यह भी व्यक्त नहीं कर सकता कि यह कितना दर्दनाक है। जब मेरे साथ वो हुआ तो सोचिए, मैं जमीन पर सिकुड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। दर्द मतलब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा दर्द। वो सिरदर्द ऐसा था जैसे सिर के पीछे किसी ने मारा हो और दर्द पूरे चेहरे में फैल रहा हो। बहुत दर्दनाक था। एक दिन 15 घंटे तक चले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह असहनीय था। मैं खुद को दूध से मार खाता हुआ पाता हूँ, जो सीधे ऊर्जा हथियार हैं, जो दर्दनाक होते हैं, और वे मेरे घर के अंदर हैं, मेरे घर के बाहर मेरी कार में हैं। एक रात ऐसा लगा जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख एक साथ दोनों कानों में घुसा रहा हो। लगा मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं। मुझे सीधे ऊर्जा हथियारों से परेशान किया जाता है। मेरे हमले बहुत गंभीर हैं। ये मेरे शरीर में हर जगह दर्द होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं काम नहीं कर सकता। मुझ पर निर्देशित ऊर्जा हथियार मुझे जगाने के लिए
कभी कभी दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। मुझ पर सिर, आंखों और निजी अंगों पर हमला होता है। आज सुबह 2:30 बजे मुझे करंट से जगाया गया। मैं कभी कभी 5 दिनों तक सो नहीं पाता। उन्होंने मुझे शॉवर में धकेलकर मेरी कलाई तोड़ दी। बिजली के झटके जैसा था जो धकेल देता है। वे लगातार मेरे दिल, सिर और आंखों के हिस्से पर हमला करते हैं। वे आमतौर पर मेरी सांस पर हमला करते हैं और मेरी छाती का एक हिस्सा या एक तरफ अंदर की ओर धंस रहा होता है या बस स्थिर रहता है और हवा से फैलता नहीं है। मुझे कई बार माइक्रोवेव निर्देशित माइक्रोवेव बीम या निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग करके रेडियोलॉजिकल रूप से जलाया गया है। तो मैं 2 बार जलने के कारण अस्पताल गया हूँ। इन अदृश्य हमलों के अलावा लक्षित व्यक्ति वास्तविक दुनिया में उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। इसमें पीछा करना, उत्पीड़न, स्ट्रीट थिएटर और सेंधमारी का एक अभियान शामिल हो सकता है, जिसे लक्ष्य के लिए बहुत स्पष्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जिसे भी वे बताते हैं उसे पागल लगता है। गैंग स्टॉकिंग पीड़ित को हर बार घर से बाहर निकलने पर निशाना बना सकती है, जिसमें ऐसा लगता है कि कई लोग शामिल हैं। इसमें अक्सर किसी प्रकार का ट्रिगर डिवाइस शामिल होता है। एक ही रंग के कपड़े पहने हुए कई लोग या लक्ष्य की ओर अपना फोन इस तरह पकड़े हुए जैसे कि वे फिल्मांकन कर रहे हों। स्ट्रीट थिएटर के साथ लोग सड़क पर पीड़ितों के पास उन चीजों के बारे में ट्रिगर शब्द कहने के लिए आएंगे जिनके बारे में उन्होंने केवल सोचा है, या भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक दृश्य बनाने के लिए। पीड़ितों को ऐसी सेंधमारी झेलनी पड़ सकती है जिसमें कुछ चोरी नहीं होता, पर चीजों को तोड़ा फोड़ा, बदला या इधर उधर कर दिया जाता है ताकि पीड़ित खुद पर शक करने लगे। कई पीड़ित अपने उपकरणों के साथ समस्याओं की भी रिपोर्ट करते हैं, जो बिना किसी कारण के चालू हो सकते हैं या हैक किए हुए लगते हैं। कार्यक्रम का यह हिस्सा पीड़ित को यह महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया लगता है कि बाहर हर कोई एक संभावित दुश्मन लड़ाका है और बदले में वे जिससे भी बात करते हैं उन्हें पागल लगते हैं। कुल्लम खुल्ला। मुझे पता है कि यह पीछा करने वाले लोग हैं। वे मेरे आसपास अजीब गतिविधियां करेंगे। मैं बाहर जाऊंगा और वे कैमरा निशाना बनाएंगे और कैमरा मेरे चारों ओर घूमता रहेगा। मुझे पैदल गैंग स्टॉकिंग का सामना करते हुए 3रा साल चल रहा है। मैं बहुत सारे फ्लैश मॉबिंग, गैंग स्टॉकिंग से निपट रहा हूँ। लगता है मेरा पीछा होता है और हर समय मुझ पर नजर रखी जाती है। मेरे लिए यह सब निगरानी से शुरू हुआ। मैं इस कार्यक्रम के बारे में वास्तव में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया और तभी मैंने गैंग स्टॉकिंग के बारे में सीखना शुरू किया। मुझे नवंबर 2023 में निशाना बनाना शुरू किया गया था, तभी मेरा गैंग स्टॉकिंग बढ़ गया। काउंटर इंटेलिजेंस निगरानी तकनीकें। निगरानी ब्रेकडाउन तकनीकें स्पष्ट रूप से फ्लोटिंग बॉक्स स्टाइल निगरानी और खुली निगरानी है, जहां वे चाहते हैं कि लोग पूरी तरह से जागरूक हो कि उन पर 24/7 नजर रखी जा रही है। लोगों का दिन रात हर समय वे जहां भी जाते हैं उनका पीछा करना, हैक करना और पता लगाना। मेरे पास कुछ जानकारी है जिसे शेयर करने में जान का खतरा है। मुझे बहुत बुरा और दोषी महसूस हो रहा है, इसीलिए ये बता रहा हूँ। एक 3 अक्षर की एजेंसी है, आई और सी। मुझे यकीन है आप मतलब समझ गए होंगे, और मुझे यकीन है कि आपने जी स्टॉक या पीछा किए जाने का शब्द सुना होगा। मुझे उस संगठन द्वारा लोगों का पीछा करने के लिए प्रति माह $10,000 का भुगतान किया जाता है। बस रोज एक आदमी का पीछा करना है, ये देखना है कि वो मुझे देखे, वीडियो बनाकर भेजना है। मेरे फोन में ट्रैकिंग ऐप है। मैं रोज कम से कम 100 लोगों को देखता हूँ और खुद चुनता हूँ कि पीछा किसका करना है। देखो, फैलाओ। अगर आपने किसी को जी स्टॉक्ड होने के लिए पागल कहा तो माफ करना दोस्त, ये असली है। आपके पास स्ट्रीट थिएटर है जो आपका ध्यान खींचने के लिए सड़क पर छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। जब मैं प्रार्थना करता तो कुछ बातें कहता था, फिर कोई और मेरी उन्हीं व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को हूबहू दोहराता था जो मेरे मन के अंदर थी। मैं अमेज़न से कुछ खरीद रहा था, पर गुलाबी और हरे में बिल्कुल तय नहीं कर पा रहा था। तभी किसी ने मुझसे हरा वाला लेने को कहा और मैंने सोचा, तुम कौन हो? मेरी कार में भी लगातार तोड़ फोड़ होती थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा, लगभग महीने में एक बार। मेरे शीशे पर गहरी खरोंचें थी, मेरे केबल, मेरी लकड़ी की कुर्सियों पर भी गहरे निशान थे। और यह सब रोज होता है क्योंकि कोई रोज मेरे घर में घुसता है। ये चीजें मुझे मेरी हकीकत पर शक कराएंगी।
मतलब ये आपको ऐसी हालत में डाल देता है कि आप हर चीज पर लगातार सवाल करने लगते हैं और आपका नजरिया बदल जाता है। आप किसी पर इससे आपको विश्वास की समस्या हो जाती है और आप किसी पर भरोसा नहीं करते। आप कभी कभी सोचते हैं कि हर कोई आपके खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों श्रेणियों का मुख्य लक्ष्य पीड़ित को इस बात से पूरी तरह अवगत कराना है कि उनके विचारों की दूर से निगरानी की जा रही है। आवाजें विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और गैंग स्टॉकर अक्सर पीड़ितों का उनके गंतव्य पर इंतजार करते हुए प्रतीत होते हैं। यह कई पीड़ितों को यह विश्वास दिलाता है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना और उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रत्यारोपित किया गया है या उन पर नैनो टेक्नोलॉजी लगाई गई है। लेकिन कुछ पीड़ितों का मानना है कि यह सब वायरलेस तरीके से किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह सवाल उठता है, क्या वे इस तकनीक से पहले से ही सभी के मन को पढ़ सकते हैं? एक बात तो पक्की है, यह कार्यक्रम अपने पीड़ितों पर भारी पड़ता है। इस हथियार की क्षमताएं विज्ञान कथा की तरह लग सकती हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए इसका परिणाम कथा से बहुत दूर है। बहुत जल्दी उनका जीवन एक जीता जागता नरक बन जाता है जिससे कोई बच नहीं सकता। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना की पृष्ठभूमि में कोई गोपनीयता नहीं और सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। उनकी जिंदगी के कई साल छिन जाते हैं, उनके करीबी रिश्ते टूट जाते हैं और कई लोग बेरोजगार और बेघर हो जाते हैं। एक बड़ी संख्या अपनी जान ले लेती है। मेरा मानना है कि यह मेरे जीवन पर एक पूर्ण स्पेक्ट्रम हमला है। हमले दिमागी खेल मूल रूप से मुझे सड़क पर धकेलने के लिए, अगर आप चाहें तो आपको एक व्यक्ति के रूप में बर्बाद करने के लिए, आपको अपनी ही समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए, क्योंकि हर कोई आपको बताएगा कि यह आपके साथ नहीं हो रहा है। असल में आप जानते हैं, पहले वर्ष के दौरान अधिकांश पीआई के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। हमारी सदस्यता का लगभग 14% पिछले 12 महीनों के दौरान किसी समय बेघर रहा है। इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करें तो जब आप लोगों के जीवन पर प्रभाव को देखते हैं तो आंकड़े नाटकीय होते हैं। मेरी नौकरी चली गई, मुझे अपना घर बेचना पड़ा और मुझे परिवार के साथ रहना पड़ा क्योंकि मुझे अकेले रहने में सुरक्षित महसूस नहीं होता। पिछली नौकरी के बाद से मैं एक तरह से बेघर हूँ। तो अब बेघर हो गए। 2 साल पहले मेरे पास एक बेहतरीन नौकरी थी, एक बेहतरीन घर, परिवार और सब कुछ था। इस स्थिति के कारण मैं अब बेघर हूँ। और लगता है वे बस यही चाहते हैं कि आपको ऐसी हालत में डाल दे जहां आप बेबस हो। हाँ, वे बिल्कुल यही चाहते हैं। मेरी कार, नौकरी और घर सब एक ही बार में चला गया। मैं सीधा सड़कों पर आ गया। तो अभी मैं बेघर हूँ। शुरुआत में इसने मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते को लगभग नष्ट कर दिया था। तो मैंने अपने परिवार के सदस्यों को बताया और मोन से इस बारे में बात की। वे इससे बहुत असहज थे, मैं भी था। परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं। और दोस्त भी। जब लोग आप पर यकीन नहीं करते तो बहुत बहुत बुरा लगता है। इलाज कराओ। पहली रात जब मैं अंदर गया तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि हाँ, तुम्हें मतिभ्रम हो रहा है और उसी रात से उन्होंने मेरी दवाएं शुरू कर दी। यह सिर्फ एक पूर्ण निष्कर्ष है कि आप वहां जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको वह निदान मिलता है, चाहे आपको मानसिक बीमारी हो या नहीं। डॉक्टर के पास जाने को मत कहो। मैं सब करवा चुका हूँ, हेड स्कैन और बाकी सारे टेस्ट। उन्हें कुछ गलत नहीं मिला, बस उन्हें लगता है मैं पागल हूँ। और पुलिस भी वैसी ही है। वे अच्छे हैं पर उनके मन की बात साफ दिखती है। मेरे डॉक्टर, जिनसे मैं 20 साल से मिल रहा हूँ, जानते थे कि मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। 40 की उम्र के बाद किसी को यूं ही सिजोफ्रेनिया नहीं हो जाता और वो मुझे सालों से जानती थी, इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ। मरीज मेरे कार्यालय में ब्रिस्टर के बारे में बात करने आए। मुझे बिना किसी कारण के त्वचा में जलन महसूस होने लगी, खासकर चेहरे, बाहों में। वे कह रहे थे कि वे आवाजें सुन रहे थे। हाँ, मुझे उस समय एहसास होने लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसका इलाज एक डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं जानता था। इसलिए हमें पता लगाना था कि क्या हो रहा है। समस्या हमारे साथ नहीं है, यह वे लोग हैं जो हमें निशाना बना रहे हैं।
क्योंकि उनका मानना है कि उनके पास किसी के जीवन को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार का ईश्वर जैसा अधिकार है। यह बस आपके पूरे जीवन को गड़बड़ कर देता है। मेरा पूरा जीवन ऐसा है जैसे मैं जी नहीं सकता, पता है, और यह 20 साल से चल रहा है, रुका नहीं है, कोई ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं। वे एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। यह मुझे 12 साल से है और यह शुरू से लगभग वैसा ही है जैसा था। मुझे इससे कभी कोई ब्रेक नहीं मिला। जिस दिन यह शुरू हुआ, यह कभी नहीं रुका। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। खुशी ढूंढना मुश्किल है। जब तक आपको इस स्थिति में नहीं डाला जाता, आप वास्तव में नहीं समझते यह क्या है और यह आपके जीवन को हर संभव तरीके से कैसे नष्ट कर देता है। यह केवल भगवान की कृपा से था जिसने मुझे अपनी जान न लेने में मदद की। मुझे कई साल लग गए। यह 7 साल का उत्पीड़न है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न। मुझे यह पता लगाने में 5 साल लग गए कि क्या हो रहा था। सबसे जरूरी है ज्ञान हासिल करना, उनकी इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और यातना देने की तकनीक के बारे में जानना। मैंने MI6 वगैरह को फोन किया, जो पागलपन था, पर वो बुरे नहीं थे। उन्होंने बस कहा, हो सके तो सब मुश्किल है, दिखता नहीं पर हे भगवान, महसूस जरूर होता है। पहले वर्ष के दौरान एक ऐसी अवधि है जिसमें दुर्भाग्य से हम कई आत्महत्याएं देखते हैं। हम एक बहुत ही अंधेरी जगह में रहते हैं। वे चाहते हैं कि आप दुखी हों, वे चाहते हैं कि आप निराश महसूस करें, वे चाहते हैं कि आप दुखी महसूस करें, और वे चाहते हैं कि आप आत्महत्या कर लें। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। संक्षेप में, इसने आपके जीवन के साथ कर दिया है, इसे नष्ट कर दिया। यह सोचना परेशान करने वाला है कि ऐसे लोग हैं जो इस पर आत्महत्या कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मीडिया कवरेज कृपालु और व्यंग्यात्मक रहा है। कुछ प्रकाशनों ने तो आवाजें सुनने को सामान्य बनाने की भी कोशिश की है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न पर विकिपीडिया पृष्ठ में भ्रम और मनोविकृति जैसे वाक्यांश शामिल हैं। यह उपहास हवाना सिंड्रोम के कुछ लक्षणों से मेल खाने के बावजूद है, रहस्यमयी बीमारी जिसे विषम स्वास्थ्य घटनाओं के रूप में भी जाना जाता है। जब हवाना सिंड्रोम 2016 में पहली बार सुर्खियों में आया तो शुरुआती CNN रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि पीड़ितों ने आवाजें सुनी। यह सिर्फ एक बहुत ही परेशान करने वाला उच्च पिच शोर नहीं है, बल्कि आवाजें या एक संदेश भी हो सकता है, एक निरंतर संदेश जिससे लोग पीड़ित हुए हैं। आप जानते हैं, यह ध्वनि ओम की ओम, आप जानते हैं, इससे इस तरह का संदेश आ रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये हमले हथियारबंद न्यूरोटेक्नोलॉजी और निर्देशित ऊर्जा हथियारों से आते हैं, जिसमें स्पंदित माइक्रोवेव आवृत्तियों को हवाना सिंड्रोम के अनुमानित दोषियों में से एक माना जाता है। NBC न्यूज की जांच, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना, हवाना सिंड्रोम की आवाजें, उसी निष्कर्ष पर पहुंची। उन्होंने महसूस किया कि ये तीव्र लक्षण एक निर्देशित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा हमले के साथ अधिक संगत थे और संभावित संबंधित तंत्रों का पता लगाया। हमने 4 संभावित तंत्रों को देखा, लेकिन एक के साथ आए जो हमें लगा कि सबसे प्रशंसनीय था। हाँ, हमलों की पुष्टि हुई। न्यूरो हथियारों का विचार अनुभूति को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई गैर घातक निर्देशित आवृत्तियां नई नहीं हैं। क्या माइक्रोवेव हमारे विचारों को सेल फोन सिग्नल उठाने जितनी आसानी से पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं? या क्या आबादी को चिप लगाने की कोई गुप्त योजना चल रही है? इन हथियारों के कई पीड़ितों का मानना है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना चिप लगाया गया है और ओबामा प्रशासन की ब्रेन पहल की बदौलत मस्तिष्क में प्रौद्योगिकी डालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया।
2022 में अमेरिकी उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी या दर्पा ने अपने इनक्यूबेट कार्यक्रम पर काम पूरा किया। इनक्यूबेट ने गैर सर्जिकल नैनो टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की जो मुंह, नाक या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने में सक्षम हो और एक बार अंदर जाने के बाद मस्तिष्क में चली जाए, जहां वे सेंसर और ट्रांसमीटर बन जाते हैं। यह बताया गया है कि इसकी क्षमताओं में माइंड कंट्रोल का एक रूप शामिल है। 2009 में हॉलीवुड निर्माता आरोन रूसो, जो अपनी फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस के लिए प्रसिद्ध है, ने एक असाधारण दावा किया। मैं रॉकफेलर से एक महिला वकील के माध्यम से मिला जिसे मैं जानता था, जिसने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि रॉकफेलर में से एक आपसे मिलना चाहता है। और मैं उससे मिला और मैंने उसे पसंद किया और वह एक बहुत चतुर आदमी था। मैं कहता था, तुम्हारे पास जितना पैसा और जितनी शक्ति चाहिए वो सब है, तो फिर इन सब का फायदा क्या? अंतिम लक्ष्य क्या है? और उसने कहा कि अंतिम लक्ष्य सभी को चिप लगाना है ताकि पूरे समाज को नियंत्रित किया जा सके, ताकि बैंकरों, अभिजात वर्ग के लोगों, आप जानते हैं, बैंकरों और कुछ सरकार दुनिया को नियंत्रित कर सके। पेंसिल्वेनिया के पूर्व कांग्रेसी और सशस्त्र सेवा समिति और हाउस होमलैंड सुरक्षा समिति के पूर्व उपाध्यक्ष कर्ट वेल्डन ने चिप्स का कोई उल्लेख नहीं किया जब उन्होंने हाल ही में कॉर्बेट रिपोर्ट को बताया कि अमेरिका और दुनिया भर की अन्य सरकारें दिमाग को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों पर काम कर रही हैं। न केवल भौतिक चीजों को अलग करने के लिए, बल्कि मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए। और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मेरी सबसे बड़ी चिंता, और वे अभी इस बारे में नहीं जानते हैं, यह है कि अमेरिका और दुनिया भर में मानव मस्तिष्क में तरंग पैटर्न का उपयोग करके उनके दिमाग, उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए काम चल रहा है, बिना उनके जाने। एशिया से बाहर की एक एनपीडी रिपोर्ट ने चीन के शिन्हुआ की हालिया टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने बताया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी माइंड कंट्रोल तकनीक में भारी निवेश कर रही है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी विषय को चिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीसीपी माइंड कंट्रोल को हथियार बनाने की मंशा नहीं छिपा रही। सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने पिछले साल एक लेख दोबारा छापा जिसमें तकनीक के सैन्य इस्तेमाल को बहुत सराहा गया। मन अस्त्र  प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. जेम्स गियोर्डानो ने हमें पुष्टि की कि निर्देशित ऊर्जा का उपयोग मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए तेजी से किया जा रहा है। ये निर्देशित और गुप्त है। दो 2012 में विभिन्न समाचार आउटलेट्स ने बताया कि रूस एक माइंड कंट्रोल ज़ॉम्बी गन पर काम कर रहा था जो एक दशक के भीतर तैयार हो जाएगी। इससे पहले 2001 में राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में विद्युत चुंबकीय, इंफ्रासाउंड और अन्य साइकोट्रॉनिक हथियारों का उपयोग करना अवैध बना दिया था। 1994 में यह व्यापक रूप से बताया गया था कि FBI धार्मिक संप्रदाय ब्रांच डेविडियंस पर रूसी निर्मित माइंड कंट्रोल मशीन का उपयोग करने पर विचार कर रही थी। और 2007 में वायर्ड ने बताया कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने मॉस्को स्थित एक माइंड कंट्रोल लैब को उसके सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए काम पर रखा था, जो कथित तौर पर अवचेतन मन को पढ़ सकता है और व्यवहार को बदल सकता है। हवाना सिंड्रोम के पहले रिपोर्ट किए गए मामलों के 8 साल बाद आतंकवाद निरोध, कानून प्रवर्तन और खुफिया उपसमिति ने असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं पर सुनवाई में इन हथियारों की सार्वजनिक रूप से जांच की। पीड़ित केवल निस्वार्थ लोक सेवक ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन साथी, बच्चे, जिनमें शिशु भी शामिल हैं, और यहाँ तक कि पालतू जानवर भी हैं। एक उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव सिस्टम हथियार के साथ, जिसमें समय के साथ और बिना सबूत छोड़े दुश्मन को कमजोर करने, डराने या मारने की क्षमता हो सकती है। 2012 की खुफिया जानकारी ने संकेत दिया कि यह हथियार एक लक्ष्य के रहने वाले क्वार्टरों को माइक्रोवेव में भिगोने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंत्र सहित कई शारीरिक प्रभाव पड़ते हैं। मुझे यकीन है कि वर्गीकृत क्षेत्र में मौजूद सबूत सीधे तौर पर अहिंस की उत्पत्ति,
कारण और दायरे के बारे में संघीय एजेंसियों द्वारा व्यक्त किए गए सार्वजनिक निष्कर्षों का खंडन करते हैं। पूर्व संयुक्त राज्य सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रेग एडग्रीन ने बाद में 60 मिनट से बात की और कहा कि पेंटागन ने जांच के कई प्रयासों को बंद कर दिया था और एक ऐसे हथियार के लिए अप्राप्य सबूतों की मांग की थी जिसे चुप और अदृश्य होने के लिए डिजाइन किया गया था। ग्रेग एडग्रीन, जिन्होंने सैन्य जांच का नेतृत्व किया, ने हमें बताया कि उन्हें पेंटागन का समर्थन था, लेकिन सबूत के लिए बार असंभव रूप से ऊंचा रखा गया था। मुझे लगता है कि इसे इतना ऊंचा इसलिए रखा गया था क्योंकि हम एक देश और एक सरकार के रूप में कुछ बहुत कड़वी सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते थे। और वे क्या है? क्या हम अमेरिका को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या ये बड़ी प्रतीक खुफिया विफलताएं हैं? क्या हम अमेरिकी धरती और अमेरिकी धरती पर अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम पर हमला हो रहा है? और अगर हम पर हमला हो रहा है तो क्या ये युद्ध का कार्य है? ये बोलने वाले पहले हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं। लॉस एंजल्स में FBI के पूर्व प्रमुख टेड गुंडरसन गैंग स्टॉकिंग के बारे में बात करने वाले पहले हाई प्रोफाइल नामों में से एक थे। माइक बेक, एक पूर्व NSA जासूस, को यकीन है कि उनकी पार्किंसंस बीमारी इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न के कारण हुई थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के बारे में बताया गया था कि वे ब्रिटिश जेल में रहते हुए आवाजें सुन रहे थे। पेटियन के पूर्व कर्मचारी एरिक हेकर भी हाल ही में सार्वजनिक हुए हैं। मैंने नवंबर 2010 से नवंबर 2011 तक दक्षिण ध्रुव स्टेशन पर 1 साल बिताया और उस अनुभव में मुझे पता चला कि जिसे अब मैं निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली के रूप में जानता हूं और वैज्ञानिक प्रयोगों के झूठे बहाने के तहत काम कर रही थी। मैं उन लक्षणों से पीड़ित हूं जिन्हें आमतौर पर हवाना सिंड्रोम लक्षण सूची में संदर्भित किया जाता है। यह विचार करना तर्कसंगत और उचित है कि आप जानते हैं, इन निगमों को उच्च तकनीक रखने से कोई नहीं रोकता है जिसे वे बाजार में नहीं ला रहे हैं। दुनिया भर में हजारों लोग एक ही तरह के लक्षणों से पीड़ित हैं। उन्हें मीडिया द्वारा उपहास किया जाता है, सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को उनके खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। एक संगठन है जो इसे बदलने के लिए लड़ रहा है। 2017 में स्थापित टारगेटेड जस्टिस एक मानवाधिकार संगठन है जो विदेशी न्यूरोटेक्नोलॉजी के शस्त्रीकरण और जिसे वे अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सरकार का शस्त्रीकरण कहते हैं, को समाप्त करने के लिए समर्पित है। रिचर्ड लाइटहाउस और अन्ना टोलेडो वाशिंगटन DC में अपनी नवीनतम लक्षित कार्रवाई की मेजबानी करने के लिए हैं, जो इन हथियारों के पीड़ितों के लिए एक सतत बैठक और विरोध प्रदर्शन है। अन्ना और रिचर्ड, जो दोनों ही इन हथियारों के शिकार हैं, अमेरिकी राजधानी में और उसके आसपास एक सप्ताह की गतिविधियों की योजना बना रहे हैं ताकि संघीय कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सके और उम्मीद है कि कांग्रेसियों के साथ बैठ के सुरक्षित हो सके। टारगेटेड जस्टिस पहले भी वाशिंगटन DC आ चुका है। हमने रैलियां की हैं। इस साल हमारे पास बहुत बड़े दर्शक थे और यह बात फैलाने और जो हो रहा है उसके लिए अधिक प्रचार पाने की कुंजी रही है। टारगेटेड जस्टिस में हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है जो मूल रूप से 3 आयामी है। इन अत्याचारों को उजागर करना, जनता और विधायकों को शिक्षित करना और कार्यक्रम को बंद करना। हम इस सप्ताह के अंत में DC में स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं। यह लक्षित न्याय के साथ गैर जांच विषयों का प्रतिनिधित्व करता है और इस लक्ष्यीकरण कार्यक्रम को समाप्त करने की उम्मीद करता है। कृपया कृपया चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश में निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाना बंद करें। ज्यादातर लोग सिर्फ देशभक्त रूढ़िवादी लोग हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। DHS का बजट $110 बिलियन है और रैंड पॉल ने कहा, ठीक है, हमने इनमें से कुछ अनुबंधों और इनमें से कुछ संबंधों के बारे में पूछा और वे ये भी नहीं बता पाए कि वो किस बारे में थे। बेशक ऐसा नहीं कि वे जानते नहीं थे, बल्कि बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ये सब अवैध उत्पीड़न और संगठित तौर पर पीछा करना है।
कांग्रेस के लोगों को ही तो ये कहना चाहिए, 1 मिनट रुको, आप यह सारा पैसा किस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पर बिल्कुल कोई निगरानी नहीं है। निर्दोष लोगों को आतंकी स्क्रीनिंग डेटाबेस वॉच लिस्ट गुप्त श्रेणी 3 और 4 में डाला जा रहा है। ये गैर जांच वाले विषय हैं, सब लोग। इसका मतलब है कि वे अपराधी नहीं हैं, वे निर्दोष लोग हैं। कई लोगों को माइक्रोवेव किया जा रहा है, छोटे बच्चों को माइक्रोवेव किया जा रहा है। लोग इन निर्देशित ऊर्जा हथियार हमलों से मर रहे हैं जो उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, और यह सच है, और यह हो रहा है, और लोगों को जागने की जरूरत है। मैं टारगेट ऑफ जस्टिस के साथ इस प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए यहाँ आकर खुश हूँ। यह हम जैसे लंबे समय से यातना सह रहे लोगों के लिए एक जीत है। 2021 के हवाना अधिनियम में नागरिकों को शामिल किया गया है, क्योंकि हवाना सिंड्रोम भेदभाव नहीं करता है। CIA और DOJ इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि शीर्ष पर बैठे लोगों को नहीं पता कि निचले स्तर पर क्या हो रहा है। हमें उन्हें बताना होगा कि क्या हो रहा है। वे नहीं जानते, तो पूरा संगठन इसमें शामिल नहीं है। ये दुष्ट तत्व हैं जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, जो ऐसा भी नहीं करेंगे। हाल की सुनवाई में FBI निदेशक काश पटेल ने कहा कि FBI का कोई भी हिस्सा निर्दोष अमेरिकियों को निशाना नहीं बना रहा था। डायरेक्टर, हाँ या नहीं, क्या FBI की पेरेंट्स पर जासूसी स्कूल बोर्ड में जारी है? नहीं सर। क्या FBI अभी भी कैथोलिकों को निशाना बना रही है? नहीं सर। क्या FBI अभी भी ट्रंप की जासूसी कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या FBI अभी भी अमेरिकियों पर सेंसरशिप लगा रही है? नहीं सर। क्या FBI अभी भी अमेरिकियों को कैबेला में खरीदारी करने या बाइबल खरीदने के लिए निशाना बना रही है? किसी को विश्वास के लिए निशाना नहीं बनाया जाता। क्या FBI अब भी प्रो लाइफ अमेरिकियों के पीछे है? कोई भी किसी को उनकी मान्यताओं के लिए निशाना नहीं बना रहा है। तो लोग इस कार्यक्रम में कैसे पहुंच जाते हैं? वैध कारण कहें कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बस यूं ही चुन लिया गया है। जो अधिक आम है वे विस्ल ब्लोअर है, ऐसे लोग जो किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करते हैं जो जानता है कि एक आतंकी स्क्रीनिंग डेटाबेस है और जानता है कि नामांकन कैसे किया जाता है। मैं ग्रामीण नेब्रास्का में देश में रहता था और मैंने देखा कि वहाँ कुछ आपराधिक गतिविधियाँ हो रही थी। बेशक मैंने इसकी सूचना पुलिस को दी, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा और मैं इसकी रिपोर्ट करता रहा। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें पता चल गया कि मैं ही वह व्यक्ति था जो फोन कर रहा था। मेरी जिंदगी सामान्य और यहाँ तक कि उबाऊ से रातों रात सचमुच भयानक हो गई। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं डरा हुआ था। मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि क्या हो रहा था। मैं एक विस्ल ब्लोअर हूँ, इसने सच में मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। विस्ल ब्लोअर बनने के बाद मुझे निशाना बनाया जाने लगा। यह बिल्कुल भयानक था। मुझे लगा कि वे मेरी जान ले लेंगे। ब्रिटिश राजशाही के बारे में कुछ रिट्वीट करने के बाद मुझे निशाना बनाया जाने लगा। उसके बहुत जल्द बाद मुझ पर सड़क पर 2 बिल्कुल अजनबियों ने हिंसक हमला किया और मुझे टांके लगवाने पड़े। मैं अस्पताल गया। जब मैं टांके लगवाकर वापस आया, जिस क्षण मैंने दरवाजा बंद किया, एक दस्तक हुई और वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश बेघर चैरिटी का एक चैरिटी कार्यकर्ता था। मुझे लगा कि वह मुझे अपनी बात बताने जा रहा है। बहुत जल्दी उसने मुझे यह बताना शुरू कर दिया कि वे अपने शाही संरक्षक पर कितने गर्वित हैं। उस समय मेरे दिमाग ने दोनों घटनाओं को जोड़ा और मैंने ऊपर देखा। उसने मुझे सीधे आंखों में देखा और उसने कहा, हाँ, जैसे कि कह रहा हो, तुम्हें चेतावनी दी गई है। तब वह अपनी बात अधूरी छोड़ चला गया। उसके फौरन बाद मेरी गैंग स्टॉकिंग शुरू हो गई। मेरा हर जगह पीछा होता। लोग मुझे किराना खरीदते और कुत्ता घुमाते हुए फिल्माते। जब यह हद से बढ़ा तो मैंने शहर बदल दिया, पर पीछा वहां भी नहीं छूटा। उसके कुछ समय बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न शुरू हुआ और तभी असली दोस्वप्न शुरू हुआ। मुझे लगता है कि ब्रिटेन में हमारे सामने एक बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। टारगेटेड जस्टिस का मानना है कि व्यक्तियों को आतंकवादी स्क्रीनिंग डेटाबेस के माध्यम से इस कार्यक्रम में रखा जाता है, जो कोड 3 और 4 को संभालता है। यह प्रणाली 2003 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर द्वारा स्थापित की गई थी। उनका मानना है कि विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम की धारा 702 इस कार्यक्रम की कुछ गतिविधियों को सक्षम बनाती है। हमने उन संधियों की पहचान की है जिनका उपयोग किया गया था। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि ये अवैध संधियां थी जो विदेश विभाग
DHS और FBI द्वारा विदेशी सरकारों के साथ गुप्त संधियों के तहत औपचारिक संबंध स्थापित करने और इसे वर्गीकृत करने के लिए की गई थी। हमने विशेष रूप से 8 अलग-अलग विदेशी देशों के साथ 8 संधियों की पहचान की। वे इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता कहते हैं, लेकिन यह विज्ञान या प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है। यह TDP पर नामों की सूची के बारे में है और यही उन अन्य सरकारों को हस्तांतरित किया जा रहा है जो इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हैं और जो सूची में नामों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं। जैसे कि ये लोग वास्तव में किसी प्रकार के दोषी अपराधी थे। इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। वे सड़क पर चलने वाले औसत लोग हैं और उन पर निर्देशित ऊर्जा सैन्य हथियारों से हमला किया जा रहा है। ये चिंताजनक है कि ये पिछले दरवाजे और बगल के दरवाजे वाली संधियां की जा रही हैं। यह अनिवार्य रूप से अमान्य और शून्य है। ऐसा लगता है जैसे यह लगभग एक MK अल्ट्रा ब्रेन वॉशिंग कार्यक्रम और एक माइंड कंट्रोल कार्यक्रम का विस्तार है। यह पहली बार नहीं होगा जब अमेरिकी खुफिया तंत्र ने मस्तिष्क विज्ञान की जांच की है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह पता चला कि रोलैंडिक फिशर, जिसे मस्तिष्क का मोटर क्षेत्र कहा जाता है, के साथ अलग अलग बिंदुओं पर लागू विद्युत उत्तेजना मोटर को प्रेरित करेगी। MK अल्ट्रा एक गुप्त कार्यक्रम था जो माइंड कंट्रोल की कला में महारत हासिल करने की एक साहसी और भयावह महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। MK अल्ट्रा प्रोग्राम्ड हत्यारे। अवर्गीकृत दस्तावेज एक विशाल ऑपरेशन का खुलासा करते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और गुप्त सुविधाओं में प्रयोग किए गए, जो सभी सार्वजनिक जांच और नैतिक जवाबदेही से बचने के लिए गोपनीयता में डूबे हुए थे। कुछ प्रयोग आज तक वर्गीकृत हैं और फाइलों को CIA निदेशक रिचर्ड हेल्म्स और MK अल्ट्रा के प्रमुख सिडनी गोटलीब द्वारा कुख्यात रूप से नष्ट कर दिया गया था। मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की नापाक गतिविधियों का MK अल्ट्रा जैसी चीजों से संबंध है। ये यकीनन मेरे तजुर्बे का हिस्सा रहा है और कुछ बातें मैं फिर समझने की कोशिश में हूँ। यह अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह के प्रयोगों के साथ चलता रहता है, यह देखने के लिए कि सबसे ज्यादा आघात किस वजह से होता है। MK अल्ट्रा के सबसे दर्दनाक प्रयोगों के केंद्र में डॉग इवन कैमरन थे, जो एक प्रसिद्ध स्कॉटिश मनोचिकित्सक थे जिनका मॉन्ट्रियल में मैगिल विश्वविद्यालय के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में किया गया काम CIA के माइंड कंट्रोल प्रयासों का एक आधार बन गया। वह CIA के लिए एक गुप्त ऑपरेटिव था और उसने अपने मरीजों पर कुछ भयानक प्रयोग किए। एजेंसी द्वारा गुप्त रूप से वित्त पोषित, कैमरन ने साइकिक ड्राइविंग नामक एक तकनीक विकसित की जो मानव मन को मिटाने और फिर से प्रोग्राम करने के उद्देश्य से एक विधि थी। इस तरह के भयानक प्रयोग के बाद वह होता जिसे डॉग कैमरन साइकिक ड्राइविंग कहते थे, जो वास्तव में एक दोहराया जाने वाला संदेश है। 1948 और 1964 के बीच डॉग इवन कैमरन ने एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अपने मरीजों पर माइंड कंट्रोल प्रयोग किए। उन्हें CIA और संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उस समय मेडिकल टीम ने अपने गिनी पिग के दिमाग को बदलने के लिए दवाओं और दोहराए गए संदेशों का इस्तेमाल किया। अदालत के फैसले के अनुसार तुम प्यारे हो या तुम स्वार्थी हो जैसे संदेशों को 5 लाख बार तक दोहराया जा सकता था। उन्होंने इलेक्ट्रोशॉक का भी इस्तेमाल किया, जिसे डीपैटर्निंग ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। कैमरन ने मरीजों को, जिनमें से कई चिंता या अवसाद जैसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए इलाज की तलाश में थे, संवेदी अधिभार और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के चरम नियमों के अधीन किया। उनके प्रयोगों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना शामिल था। अक्सर जब मरीज बिस्तरों से बंधे होते थे तो उन्हें उनके विचारों और पहचानों को ओवरराइड करने के लिए डिजाइन किए गए रिकॉर्ड किए गए संदेशों के अंतहीन लूप के अधीन किया जाता था। इलेक्ट्रोशॉक उपचार पीड़ितों को एक अराजक स्थिति में धकेलने के लिए डिजाइन किया गया था। कैमरन ने लिखा है कि ECT के साथ अव्यवस्था जमा होती है, यानी किसी को जितना अधिक झटका दिया जाता है वह उतना ही अव्यवस्थित हो जाता है। एक महिला ने कहा कि कैमरन का संदिग्ध इलेक्ट्रोशॉक उपचार प्राप्त करने के बाद उसे अपने जीवन के 26 वर्षों की कोई याद नहीं है। घंटों या दिनों तक बजाए जाने वाले टेप का उद्देश्य नए व्यवहार या विश्वासों को स्थापित करना था, जो MK अल्ट्रा के एक प्रोग्राम करने योग्य इंसान, एक मंचूरियन उम्मीदवार के समान बनाने के लक्ष्य के अनुरूप था।
कैमरन ने एक बार तीन मारी थी कि वह इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी को भी सीरियल किलर में बदल सकता है। कैमरन की स्कॉटिश विरासत ने कई लोगों को यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या ब्रिटेन भी माइंड कंट्रोल प्रयोग में शामिल था। जब 1970 के दशक में MK अल्ट्रा के रहस्य उजागर हुए तो कैमरून के प्रयोग मानव गरिमा के प्रति कार्यक्रम की लापरवाह अवहेलना का एक स्पष्ट प्रतीक बन गए। MK अल्ट्रा के लगभग उसी समय मॉस्को में अमेरिकी दूतावास पर माइक्रोवेव से बमबारी की जा रही थी। ये घटना मॉस्को सिग्नल के रूप में जानी गई। निर्देशित ऊर्जा के साथ प्रयोग करने वाले केवल रूसी ही नहीं थे। विश्व प्रसिद्ध येल न्यूरोसाइंटिस्ट जोस डेल्गाडो ने बंदरों पर विभिन्न आवृत्ति प्रयोग किए। उनका यह भी मानना था कि मन पर नियंत्रण मानव विकास का अगला तार्किक कदम था। हाल ही में जारी CIA दस्तावेजों में जानवरों के रिमोट कंट्रोल की व्यवहार्यता का उल्लेख है और इन तकनीकों के चुनिंदा तत्वों को मनुष्य पर लागू करने के लिए विशेष जांच की जाएगी। अन्यत्र अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट एलन फ्रे ने माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव की खोज की, जो माइक्रोवेव पल्स के साथ किसी के सिर में वायरलेस तरीके से आवाजें भेजने की क्षमता है। 70 के दशक में MK अल्ट्रा ही एकमात्र समय नहीं था जब मन पर नियंत्रण ने सुर्खियां बटोरी। CIA ने टिप्पणी की कि उनका मानना था कि राष्ट्रपति निक्सन के आंतरिक घेरे के एक सदस्य पर मन पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था। कई लोगों का मानना है कि MK अल्ट्रा कभी खत्म नहीं हुआ और एक नए नाम के तहत जारी रहा, जिसे आज हम एक अघोषित विशेष पहुंच कार्यक्रम के रूप में संदर्भित करेंगे। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? अवर्गीकृत दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके एजेंडे का एक हिस्सा ऐसे विषय बनाना था जिनमें उपद्रव करने की अनियंत्रित इच्छा हो। एक अन्य दस्तावेज ने दूरस्थ माध्यमों से मानव व्यवहार को सक्रिय करने की उनकी इच्छा का खुलासा किया। कई लोग अनुमान लगाएंगे कि ये बयान मन नियंत्रित हथियारे के लिए कोडित भाषा थे। एक मंचूरियन उम्मीदवार की खोज MK अल्ट्रा की सबसे भयावह कल्पना को साकार करेगी। एक इंसान जिसे स्वतंत्र इच्छा से वंचित कर दिया गया हो और राज्य की कठपुतली में बदल दिया गया हो। एक लीक हुए दस्तावेज में CIA के लिए काम करने वाले एक संदिग्ध शोधकर्ता ने उन्हें लिखा कि उसका शोध अपने विषयों को मारे बिना जहां तक आ सकता था आ गया है। कथित तौर पर CIA ने वापस लिखकर पूछा कि शोधकर्ता को जोखिमों के बावजूद जारी रखने के लिए क्या करना होगा। इस पर रुग्ण रूप से उत्सुक शोधकर्ता ने जवाब दिया कि वे प्रयोग मुफ्त में करेंगे। कुछ अटकलें तो यह भी थी कि MK अल्ट्रा का रॉबर्ट कैनेडी की हत्या में हाथ था। उस समय हत्यारे सिरहान ने कहा कि उसे घटना की कोई याद नहीं है और उसने अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए उसे हत्या के दृश्य पर वापस ले जाने के लिए कहा। इस बात पर भी बहुत अटकलें लगाई गई हैं कि चार्ल्स मैनसन MK अल्ट्रा कार्यक्रम का हिस्सा था, यह देखते हुए कि मैनसन कथित तौर पर अपने पैरोल अधिकारी से उसी इमारत में मिला था जहां MK अल्ट्रा के प्रमुख मनोचिकित्सक ने प्रयोग किया था। मैनसन वास्तव में मन पर नियंत्रण करने में माहिर था। खैर, आप कह रहे हैं कि मैनसन एक कठपुतली था। मैं कह रहा हूं कि यह एक संभावना है। हाँ, राज्य द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर आपके पास वह पूरा क्विंटेल प्रो अराजकता MK अल्ट्रा का एंगल है। या मन पर नियंत्रण और विशेष रूप से वायरलेस आवृत्तियों का उपयोग एक कठपुतली जैसे हत्यारे को बनाने के लिए किया जा सकता है। एक आम इंसान को मारने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? संभावित रूप से आपके सिर के अंदर की एक आवाज जो भगवान होने का दिखावा कर रही है। हम दुष्टों का नाश कर उन्हें अग्नि कुंड में फेंकेंगे। हम जानते हैं कि ऐसे हथियार मौजूद हैं जो वायरलेस तरीके से दिमाग में आवाजें भेज सकते हैं और उन्हें बिना किसी विडंबना के ईश्वर की आवाज वाले हथियार कहा जाता है। वायर्ड ने वॉइस टू स्कल तकनीक पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सेना ने इन हथियारों की क्षमताओं का विवरण देने वाली साइट को हटा दिया है। कई सामूहिक हत्याएं हुई हैं जहां अपराधियों ने कहा है कि उन्होंने आवाजें सुनी हैं। बेशक इन हत्यारों को सिजोफ्रेनिक कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन क्या होगा अगर इसमें और भी कुछ हो? 2003 में टेक्सास के एक छोटे से शहर में एक गहरी धार्मिक मां
डीन लेनी ने दुखद रूप से अपने 2 छोटे बेटों की जान ले ली और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया, यह मानते हुए कि वह भगवान की आवाज का पालन कर रही थी। दो 2008 में कनाडा में विल बेकर, एक व्यक्ति जो अपने सिर में लगातार आने वाली आवाजों से परेशान था, जिन्हें वह दैवीय आदेश मानता था, ने एक क्रूर हमले में एक साथी बस यात्री की जान ले ली। बेकर ने बाद में दावा किया कि उसकी आवाजों ने उसे बताया था कि वह बाइबल का 3रा अध्याय है और उसे एक विदेशी हमले के खिलाफ पृथ्वी पर जाना था। दक्षिण पूर्व वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन नेवी यार्ड की सुरक्षित सीमाओं में परेशान आईटी ठेकेदार आरोन एलेक्सिस, जिसे कपटी आवाजों से पीड़ा थी, जो उसके अनुसार अत्यंत निम्न आवृत्ति वाले सरकारी मन नियंत्रण उपकरणों से निकल रही थी, ने जवाबी पुलिस द्वारा घातक रूप से गोली मारे जाने से पहले एक अराजक हमले में 12 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और 3 अन्य को घायल कर दिया। चेतावनी के संकेत मौजूद थे। एबीसी न्यूज के मुताबिक शूटर आरोन एलेक्सिस को हमले से कुछ हफ्ते पहले नेवी हाउसिंग से निकाल दिया गया था। उस सिर में आवाजें सुनने और अपनी अलमारी से शोर आने की लगातार शिकायतें करता था। इसके बाद उसने न्यूपोर्ट नेवी बैरक भी छोड़ दिया। लगभग उसी समय सीमा के दौरान न्यूपोर्ट नेवल स्टेशन पुलिस को स्थानीय अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि एलेक्सिस को आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे डर था कि वह छायादार व्यक्तियों द्वारा लगातार निगरानी में है। जैसा कि उस समय FBI द्वारा खुलासा किया गया था, एलेक्सिस ने अपनी बंदूक पर मेरा ELF हथियार उकेरा था और उन्होंने ऐसे लेख बरामद किए थे जहां एलेक्सिस ने कहा था कि पिछले 3 महीनों से मुझ पर एक अति निम्न आवृत्ति का हमला किया जा रहा है और सच कहूं तो किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। इंग्लैंड के कोलचेस्टर शहर में परेशान किशोर जेम्स फेयरवेदर ने आदेश देने वाली आवाजों से परेशान होकर मार्च और जून 2014 में क्रूर छुरा घोंपकर 2 कमजोर अजनबियों की जान ले ली। उसने पुलिस को बताया कि उसकी आवाजें मानव बलि की मांग कर रही थी और जब वह 2 हत्याएं कर रहा था तो वे हंस रही थी। और एक थी जिस पर मैं हावी था, वह अपनी पीठ के बल गिर गई। वह जहाँ नशे में थी वहीं गहरी नींद में सो रही है। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, पहले आधे हिस्से में छुरा घूमा। मैंने इसे कुछ पार किया। जब मैं यह कर रहा था तो मेरी आवाजें हंस रही थी और हंस रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। आवाजों ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बलिदान देना होगा, इसलिए हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हें यह करना होगा। जनवरी 2017 में फ्लोरिडा के एक हवाई अड्डे पर परेशान इराक युद्ध के अनुभवी एस्टेबान सैंटियागो ने अपने सिर में लगातार हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने वाली आवाजों से तंग आकर अचानक हुए उत्पात में 5 निर्दोष यात्रियों की जान ले ली और 6 अन्य को घायल कर दिया। सैंटियागो ने स्थानीय FBI के पास जाकर यह रिपोर्ट की थी कि उसके दिमाग को एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और CIA उसे ISIS के वीडियो देखने के लिए मजबूर कर रही थी, संभवतः उसके दिमाग में। 2023 में मेन में परेशान सेना के रिजर्विस्ट रॉबर्ट कार्ड ने लगातार उसका मजाक उड़ाने और उपहास करने वाली आवाजों से तंग आकर एक बॉलिंग एली और एक बार पर विनाशकारी हमलों में 18 निर्दोष लोगों की जान ले ली और 13 अन्य को घायल कर दिया और 2 दिन बाद अपनी जान ले ली। संघीय पुलिस बुधवार रात मेन के बॉलिंग एली और बार में 18 लोगों की हत्या के आरोपी की अब भी तलाश कर रही है। संदिग्ध 40 वर्षीय रॉबर्ट कार्ड की भाभी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि पिछली गर्मियों में आवाजें सुनाई देने पर उसे 2 हफ्ते मानसिक इलाज मिला था। उसे लगने लगा था कि लोग उसके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। हाल ही में 34 वर्षीय डिकार्लोस ब्राउन जूनियर ने उत्तरी कैरोलिना में एक सबवे पर यूक्रेनी शरणार्थी इरिना जरुत्स्का की हत्या कर दी। हालांकि उसके आवाजें सुनने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उसने हत्या के बाद अपनी बहन से बात की, जहां उसने दावा किया कि सरकार ने उसके शरीर में सामग्री डाल दी है। तुमने क्या किया? हाँ, वो सामग्री को मेरे शरीर में इस्तेमाल की गई सामग्री भारी है। हालांकि यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि इनमें से कोई भी हत्या V2K या साइकोट्रॉनिक न्यूरो हथियारों का परिणाम थी। लक्षित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक मामले का विवरण चौंकाने वाला है। हालांकि ऐसी 2 घटनाएं हैं जहां निशानेबाजों ने खुद को लक्षित व्यक्ति बताया है। 2014 में फ्लोरिडा के टैलासी में परेशान वकील मायरन मे ने आवाजों से तंग आकर जो उसे यकीन दिला रही थी कि वह लगातार सरकारी निगरानी में है, अचानक गोलीबारी में 3 निर्दोष छात्रों को दुखद रूप से घायल कर दिया। इससे पहले की जवाबी कार्रवाई करने वाली पुलिस द्वारा उसे गोली मार दी गई। गोलीबारी से पहले
मैंने वीडियो और पत्र ईमेल किए संपर्क जो एक लक्षित व्यक्ति होने में उसके विश्वास की रूपरेखा देते हैं। एक तरह से मेरे आखिरी शब्द। आप देखिए, मैं गुप्त उत्पीड़न और इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न और गैंग स्टॉकिंग का शिकार हूँ। मैं वह हूँ जिसे लक्षित व्यक्ति कहा जाता है। यह सुनने में जितना भी अजीब लगे, मेरे पीछे चस तक पीछा करने वाले लोग भी लगे हुए थे। मैं अपने अपार्टमेंट में आवाजें सुनता था जो बताती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं रसोई में जाता तो वे कहते, ओ वह अब रसोई की ओर जा रहा है, या अगर मैं बाथरूम जाता तो ओ वह बाथरूम की ओर जा रहा है। हमें रोजाना यातना दी जाती है। पिता, मैं आपसे मेरे पापों, मेरे सभी पिछले पापों, मेरे सभी वर्तमान पापों और मेरे सभी भविष्य के पापों को क्षमा करने के लिए कहता हूँ। गोलीबारी से एक हफ्ते से भी कम समय पहले मैंने फेसबुक पर पूछा, क्या किसी को कभी आपके हैंडलर ने आजादी के वादे के साथ मारने के लिए प्रोत्साहित किया है? अगस्त 2022 में ओहियो के उपनगरों में स्टीफन मार्लो अपने सिर में बेरहम आवाजों से परेशान होकर भागने और सोशल मीडिया पर एक पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो प्रकाशित करने से पहले एक विनाशकारी गोलीबारी में 4 निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिसमें उसने अपने इरादों को माइंड कंट्रोल के खिलाफ एक जवाबी हमला बताया। उनकी जान और मुझ पर व्यक्तिगत रूप से किया गया हमला किसी इंसान द्वारा झेले गए सबसे क्रूर हमलों में से एक है। मेरी एकमात्र आशा है कि आप समझे कि यहाँ क्या हुआ है। जब दुनिया को एहसास होगा कि क्या हुआ है तो न्याय होगा, लेकिन मैं अब और पीड़ित बनकर नहीं बैठ सकता और मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता जबकि मेरे भतीजे और भतीजी और मेरे बाकी परिवार पर माइंड कंट्रोल से काम किया जा रहा है। हमारे विचार निजी नहीं है। यह घिनौना है और यह क्रूर है। मैं मानव इतिहास में माइंड कंट्रोल के खिलाफ पहला जवाबी हमला शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह एक सक्रिय गोलीबारी की घटना नहीं होगी। मैं निशानेबाजों को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों को मार डालूंगा। अगर मैं किसी अन्य लक्षित व्यक्ति को टेलीपैथी के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता हूँ तो यह बलिदान इसके लायक होगा। अब तक का सबसे भयानक हथियार इंसानों पर इस्तेमाल हो रहा है और अगर कभी सच पता चला तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ अपने परिवार के बचाव में क्या किया। इसे अन्य टीआई, अन्य आवाज सुनने वालों तक पहुँचाएं ताकि दुनिया को जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल सके। अगर व्यक्ति को यह नहीं पता कि उस पर हमला हो रहा है तो एक ऐसा हथियार जो वायरलेस तरीके से सीधे उसके दिमाग में आवाजें भेजता है प्रभावशाली हो सकता है, खासकर अगर आवाज भगवान होने का ढोंग कर रही हो या मानव बलि के बदले आजादी का वादा कर रही हो। क्या वायरलेस फ्रीक्वेंसी और निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग लोगों को हिंसा के कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है, और यदि हाँ तो किस उद्देश्य से? सुझाव जो अत्यधिक सुझाव योग्य होते हैं, यह एक CIA शब्द है। उन्हें सामूहिक हत्यारों या सामूहिक गोली चलाने वालों में बदला जा सकता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि CIA अभी भी यह कर रही है। लोग माइंड कंट्रोल कहते हैं। जैसे मैं कल्पना नहीं करता कि कोई अभी आपके सिर में एक किरण मार सकता है और आपसे विशेष रूप से कुछ करवा सकता है। मैं इसे जोड़ तोड़ मानता हूँ और कुछ लोगों पर दूसरों की तुलना में इस तरह की बातों का असर ज्यादा जल्दी होता है। किसी ने मुझसे पूछा, CIA या जो कोई भी यह कर रहा है, वे गोलीबारी क्यों करना चाहेंगे? और इसका जवाब बहुत सरल है, वे आबादी को निहत्था करना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे वास्तव में उम्मीदवार प्रकार के प्रोग्राम किए गए व्यक्तियों का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें लक्षित किया जाता है और फिर समाज को डराने, जनता को डराने और सार्वजनिक चिंता पैदा करने के लिए झूठे झंडे वाले ऑपरेशन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि उस सार्वजनिक चिंता की आड़ में वे मानवाधिकारों और आपकी स्वतंत्रता को कम करते हुए सख्त नियम और कानून ला सके। कई लक्षित व्यक्ति अपने द्वारा सहे जाने वाले उत्पीड़न के जोड़ तोड़ वाले स्वभाव की गवाही देते हैं। एक बात पक्की है, ये कार्यक्रम लोगों को उस कगार पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां वे इसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि संभावित रूप से हत्या भी कर देंगे। हत्या ही इस लक्ष्यीकरण की घटना का एकमात्र स्याह पक्ष नहीं है।
कई लक्षित व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम में एक यौन घटक प्रतीत होता है। हैप्टिक फीडबैक, कंपन और दर्द उनके सबसे अंतरंग क्षेत्रों में इस तरह से पहुंचाया जाता है जो उन्हें अपमानित करने की इच्छा रखता है। कुछ टीआई यौन हमलों के साथ साथ अपने सिर में मोहक या ताना मारने वाली आवाजों की रिपोर्ट करते हैं। इस मुद्दे के बारे में वाशिंगटन पोस्ट के एक लेख में कहा गया है, अन्य लोग यौन उत्तेजना के रूप में हमलों की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें एक टीआई भी शामिल है जो दावा करता है कि निर्देशित ऊर्जा हथियारों द्वारा निरंतर यौन उत्तेजना के बाद उसने मदरसा छोड़ दिया। इसमें एक शिकारी तत्व प्रतीत होता है। एक महिला होने के नाते मेरे साथ कुछ और भी चीजें हुई हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ही अंतरंग तरीके और जगह पर हमले और प्रहार होते हैं। यौन पहलू, इलेक्ट्रॉनिक बलात्कार, यह ऐसा है जैसे कोई आपको छू रहा है और यौन क्रियाएं कर रहा है। वहाँ कोई नहीं है। अगर मैं किसी आदमी या किसी और को देखती हूँ तो वे मुझे छूना शुरू कर देते हैं। पिछले 1 साल में यौन हमलों के साथ यह वास्तव में बहुत अधिक भयावह हो गया है और फिर अपराधी या मुझ पर हमला करने वाले लोगों को खोजने में असमर्थ रही हूँ। इससे दर्द होता है और मैं एक इंसान हूँ। हाँ, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बलात्कार और उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वाह ओम, हे भगवान। यह एक तरह से शुरुआत में ही था कि मुझे इसके बारे में पता चला। ऐसा था जैसे मैं इसे अपनी पीठ और सामने की तरफ महसूस कर सकती थी, और बिल्कुल शुरुआत में वे चाहते थे कि मुझे पता चले। वे ऐसा था जैसे मैं इस कंपन को महसूस कर सकती थी। ओम, बस बस शक्तिहीनता और किसी पर हमारी पूरी शक्तिहीनता। भले ही वे अपना हाथ नहीं डाल रहे हों, वे आप पर हथियार डाल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और यह एक भयानक एहसास है। यह आमतौर पर एक बहुत ही क्रूर माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है। उनके सिर में आवाजें उसे बताती हैं, हम तुम्हारा बलात्कार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें उत्तेजित कर रहे हैं। और यह मेरे द्वारा सुनी गई सबसे घृणित, दुष्ट, बुरी, शैतानी बात होनी चाहिए। चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में लोग टीआई सहायता संगठनों से संपर्क कर रहे हैं ताकि यह रिपोर्ट कर सके कि उनके बच्चों में इन हथियारों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अक्सर माता पिता खुद पीड़ित होते हैं, जिससे यह यातना एक पीढ़ीगत चीज बन जाती है। और छोटे बच्चों, 3 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। खासकर वॉयस टू स्कल V2K के साथ यह सोचना भी अविश्वसनीय है कि कोई छोटे बच्चे को प्रताड़ित करेगा। हमने पुष्टि की है कि ये बच्चे वास्तव में निर्देशित ऊर्जा हथियार और वॉयस टू स्कल प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला और चिंताजनक विकास है। बच्चों के साथ वे उनकी माँ की आवाज का इस्तेमाल करेंगे। माता पिता को बच्चे को बताना पड़ता है, मेरे होठों को देखो, अगर तुमने मुझे तुमसे यह कहते हुए नहीं देखा तो वो मैं नहीं थी। हमारे पास सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड 3 साल का है। वे जो करते हैं वह यह है कि वे इन बच्चों पर आवाजें डालते हैं और वे उनसे बातें कहते हैं। उदाहरण के लिए, उनमें से एक कहेगा, वे मेरा पेट खाने जा रहे हैं। वे मुझे बता रहे हैं कि वे मेरा पेट खाने जा रहे हैं। एक और माँ मुझे बताती है, उसकी 5 साल की बेटी कहती है कि उसके दिमाग में कभी शांति नहीं रहती है। जरा सोचिए, एक बच्चे के दिमाग में 24/7 ये आवाजें चल रही हों। उनके विकासशील दिमाग को होने वाले नुकसान का तो कहना ही क्या, क्योंकि यह माइक्रोवेव बीम से किया जाता है जो युवा दिमागों पर निर्देशित होते हैं। तो इस बात का क्या सबूत है कि ये हथियार किसके मामलों में उपयोग में हैं
और कौन इतना अनैतिक कार्यक्रम चला सकता है जो अस्तित्व में मौजूद हर मानवाधिकार संधि को तोड़ता है। 2018 में मकरॉक के एक पत्रकार द्वारा वाशिंगटन स्टेट फ्यूजन सेंटर को भेजे गए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध से एंटीफा पर दस्तावेजों का एक अप्रत्याशित जखीरा मिला। तथाकथित फांसीवाद विरोधी आंदोलन, जिसे हाल ही में एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। लीक में साइको इलेक्ट्रिक हथियारों पर कई पेज शामिल थे, जिसमें दूरस्थ मन नियंत्रण, आवाजें, प्रेरित दर्द और यहाँ तक कि जबरन मेमोरी ब्लैंकिंग में सक्षम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमलों का विवरण था। जब दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो फ्यूजन सेंटर चुप हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूरो हथियारों के उपयोग के खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए गए हैं। 2001 में डेमोक्रेट और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेनिस कुसिच ने साइकोट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी हथियारों पर प्रतिबंध शामिल करने के लिए अंतरिक्ष संरक्षण अधिनियम बिल में एक संशोधन पेश किया। मीडिया में कुसिच का मजाक उड़ाए जाने के बाद बिल के पारित होने से पहले इन संशोधनों को हटा दिया गया था। इसके अलावा 2001 में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डेनिस बुशनेल ने भविष्य के रणनीतिक मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक संघ को भविष्य के युद्ध की प्रस्तुति के हिस्से के रूप में मस्तिष्क पर माइक्रोवेव हमलों को टैग किया। प्रस्तुति में उन्होंने कहा कि काम अत्यधिक संवेदनशील है और किसी भी अवर्गीकृत दस्तावेज में इसकी रिपोर्ट किए जाने की संभावना नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि ये परियोजनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के दायरे से बाहर हैं? टारगेटेड जस्टिस ने बार बार दावा किया है कि टीआई कार्यक्रम अल्ट्रा नामक एक टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के अंतर्गत आता है, जैसा कि एमके अल्ट्रा में है, जो टॉप लेवल क्लियरेंस मैजेस्टिक से ठीक नीचे है। अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस की खुफिया समितियों की सुरक्षा मंजूरी से ऊपर, जो उन्हें अमेरिकी संविधान का उल्लंघन बनाता है। यह सुरक्षा मंजूरी प्रणाली कथित तौर पर 1970 के दशक में उपराष्ट्रपति नेल्सन रॉकफेलर द्वारा स्थापित की गई थी। टारगेटिंग कार्यक्रम के बारे में सुर्खियां बटोरने वाले पहले लोगों में से एक हर्लन जेरार्ड है। इन हथियारों के शिकार के रूप में उनके अनुभव को एक टीवी डॉक्यूमेंट्री और वॉशिंगटन पोस्ट में एक लंबे लेख में दिखाया गया था। हम विकेटर हथियारों के उपयोग से अवगत हैं, जिनकी हमने विशेष रूप से दर्दनाक होने के रूप में पहचान की है। यह अमेरिकी पेटेंट संख्या 43,45,220 है। तो उनके पास उपग्रह के माध्यम से एक वैश्विक प्रणाली थी जो 1984 तक आंशिक रूप से चालू थी। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि हर्लन जेरार्ड नाम का एक सज्जन है जिसने विस्तार से वर्णन किया और इसे उन दस्तावेजों के साथ साबित किया जो कुछ साल बाद मुकदमों में दायर किए गए थे। जेरार्ड का कहना है कि 1980 के दशक से ही सरकार उसे निशाना बना रही है, जब से उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ बोला है। वास्तव में उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? वे मेरे जीवन में आए। जेरार्ड की जांच उसे वाशिंगटन ले गई। उसे ऐसे दस्तावेज मिले जो साबित करते हैं कि सरकारी शोधकर्ताओं ने माइंड कंट्रोल के साथ प्रयोग किया था और उनके उपकरणों में माइक्रोवेव शामिल थे। यह कोई है जो सिंथेटिक टेलीपैथी नामक एक प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, जिसे वायुसेना द्वारा पेटेंट कराया गया है। वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला को एक पेटेंट मिला। लोगों के सिर में शब्द भेजने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करने का एक पेटेंट। पुलिस रिपोर्ट, FBI रिपोर्ट की वे वास्तव में 1984 और 1985 में उपग्रह हमलों का सामना कर रहे थे। ध्यान रखें, यह तब की बात है जब सेल टावर नेटवर्क नहीं थे, सेल फोन नहीं थे। वे इस बात से चकित थे कि उन्हें जमीन पर इतनी सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है और दिन के 24 घंटे उनके सिर के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के कई पीड़ित खुद को हमलों से बचाने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, खासकर रात में। यह एक श्रमसाध्य और अक्सर महंगा प्रयास है जिसमें उन्हें फैराडे या धातु लाइन वाली वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, जिनका अक्सर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं होता है। आपको अपना कवच पहनना होगा, न केवल हर दिन दुनिया का सामना करने के लिए परमेश्वर का कवच, बल्कि सोने के लिए भी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से स्थिर हैं। तभी आपको अपने दिल दिमाग को इन सभी चीजों से बचाना होता है। आपको लगभग एक कवच पहनना ही पड़ता है। यह थका देने वाला है। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मैं केवलर जैसी चीज़ों को आजमाऊंगी, जैसे कि आप EMF के लिए उपयोग करते हैं। मुझे जो कुछ भी मिला है उसने 100% सुरक्षा प्रदान नहीं की है, लेकिन उन्होंने कुछ तो प्रदान किया है। मैं बस अपने पैरों के बीच तक किया रखकर सो जाती थी। शायद मेरे ऊपर शील्डिंग भी।
ईएमएफ से सिर की सुरक्षा के साथ। मैं मदद के लिए अपने पैरों को एक धातु से ढकता हूँ। रात में पागल लगता हूँ, पर गनीमत है कि कोई देखता नहीं। मैं इसे रोकने के लिए हर तरह की तरकीबें आजमाती हूँ। इसी तरह मैं एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर सकती हूँ। पाउलो फियोरा ब्रिटेन में रहते हैं। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के घर लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लक्षित व्यक्तियों के लिए एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। देखिए, मैं आज आपसे यह कहने के लिए यहाँ हूँ। आप जानते हैं, मैं बहुत लंबे समय से थक गया हूँ। मुझे इटली में निशाना बनाया जाने लगा, जहाँ मैं इटली में पैदा हुआ था। रॉबर्ट गोगली का कहना है कि उन्होंने अपने साथ जो हो रहा था उसकी एक रिपोर्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजी और लगभग तुरंत ही एक पुलिस अधिकारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके डॉक्टर से संपर्क किया। मैंने तय किया कि मैं अपनी खुद की रिपोर्ट बनाऊंगा, जो यहाँ है। मैंने इसे हमारे प्रधानमंत्री को नंबर 10 पर और संसद के सदनों में सभी मंत्रियों को भेजने का फैसला किया। पुलिस ने फिर मेरे डॉक्टर से संपर्क किया और मेरे डॉक्टर से पूछा, क्या मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है? मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि पुलिस ने इन रिपोर्टों को हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री और हमारे निर्वाचित संसद सदस्यों, जो मंत्रिमंडल बनाते हैं, के ध्यान में लाए जाने से सक्रिय रूप से हटा दिया। ब्रिटिश माइक्रोवेव हथियारों के उपयोग पर शोध कर रहे थे और 80 के दशक में इन माइक्रोवेव हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे थे, जिनका उपयोग अब ब्रिटिश खुफिया विभाग द्वारा आम जनता के सदस्यों पर किया जाता है। स्विच से नियंत्रण। यह आरोप है कि मार्कोनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 1980 के दशक में ब्रिटेन में माइक्रोवेव हथियार बना रहे थे और यही कारण हो सकता है कि उनके 25 वैज्ञानिक रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए, जिसे मार्कोनी हत्याओं के रूप में जाना जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि निश्चित रूप से मार्कोनी रणनीतिक रक्षा पहल में शामिल थे, जो तथाकथित स्टार वार्स परियोजना है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से संभव है कि ब्रिटेन 1980 के दशक में इन हथियारों का निर्माण कर रहा था और अपनी ही आबादी पर उनका परीक्षण कर रहा था। और ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में निर्देशित ऊर्जा हथियार संचार भूमिका के लिए भर्ती का विज्ञापन पोस्ट किया है। ब्रसेल्स में लक्षित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक और संगठन IDER है, जिसका नेतृत्व मेलानी फेचेन कर रही हैं। मेलानी लक्षित व्यक्तियों की चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र में ले जा रही हैं और उनसे कई बार मिल चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारा सहयोग तेज हो गया है और हमारी उनके साथ कई बैठकें हुई थी। तो यह विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है जो हमारे मामले का फैसला करेगा। और हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि हम समिति को यह कैसे समझा सकते हैं कि लक्षित व्यक्ति जो जी रहे हैं वह वास्तव में एक विकलांगता है। उनमें यकीनन कुछ लोग हैं जो इसे एक बेहद संगीन जुर्म मानते हैं और चाहते हैं कि इस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए। मुझे तो सच में ऐसा लगा मानो उन्होंने इन अपराधों के बारे में लगभग पहली बार सुना हो। मुझे लगता है नागरिकों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि यह लोकतांत्रिक निगरानी हो जो आप जानते हैं बनाई गई है। यदि राज्य या ये राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करने में या तो अनिच्छुक हैं या असमर्थ हैं, जैसा कि लगता है, तो राज्य उत्तरदायी है। दुनिया भर के पीड़ित इकट्ठा हो रहे हैं, जनता को शिक्षित करने और इस बहुत गंभीर समस्या के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी सेनाओं को एकजुट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। निश्चिंत रहे कि हम इन कार्यक्रमों को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे और हम सफल होंगे। कनाडा में गैलिना कार्डिना विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही हैं और कनाडाई संसद में जागरूकता के लिए जोर दे रही हैं। 2009 से हथियार चला रही हैं। मैं कनाडा में लिबरल पार्टी के एक नेता श्री माइकल इग्नाटियफ से मिला।
हमने संसद सदस्य श्री जॉन मैके को साइकोट्रॉनिक माइंड कंट्रोल हथियारों के दुरुपयोग के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की। पेश की गई। इसका नंबर 411 से 188 था। कनाडा में साइकोट्रॉनिक माइंड कंट्रोल हथियारों के पीड़ितों के हमारे संगठन द्वारा याचिका के लिए 1000 से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए गए थे। कनाडाई सरकार का जवाब था। कनाडाई सरकार याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर ध्यान देती है। हालांकि सरकार के पास ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वाशिंगटन डीसी में वापस रिचर्ड और एना ने अब तक की सबसे बड़ी लक्षित व्यक्तिगत रैली आयोजित की है, जिसमें अमेरिका भर से लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होने आए हैं। एना और रैली में शामिल कुछ लोगों ने अमेरिकी सीनेटर जेरी मोरन के एक प्रतिनिधि के साथ एक बैठक हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। बैठक अच्छी जाती है, लेकिन सीनेटर का प्रतिनिधि बहुत कम बोलता है। एना और रैली में शामिल लोगों में से एक ने दूसरी बैठक सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है, इस बार सीनेटर रॉन जॉनसन के कार्यालय के एक प्रतिनिधि के साथ। जब मीटिंग शुरू होती है तो एना खुद को रोक नहीं पाती। This is a travesty happening in America. यह सरकार करवा रही है और इसे रुकना चाहिए। यह सही काम करने के बारे में है। आइए जांच करें कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाना सिंड्रोम के नागरिक पीड़ित हैं। आप जानते हैं 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर दस्तखत किए, जिनमें एक सरकारी शस्त्रीकरण के खिलाफ था। FBI ने एक इंफ्रा गार्ड शो क्यों बनाया कि वे फोयर से मुक्त हैं? और गवाही देने के लिए उन गवाहों को क्यों नहीं लाता जो सरकारी शस्त्रीकरण के शिकार हैं, जैसे कि मैं और सामान्य अमेरिकी जिनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, गवाही देने और यह बताने के लिए कि इस कार्यक्रम ने हमारे जीवन को कैसे नष्ट कर दिया है। बैठक बिना किसी अगले कदम के समाप्त हो जाती है। मेरे समय के बारे में हम वाशिंगटन डीसी में हैं। अभी सीनेटर रॉन जॉनसन के ऑफिस की लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमारी मीटिंग हुई। दुर्भाग्य से वह बैठक में नहीं आ सके, तो हम उनके प्रतिनिधि से मिले। हमने लक्षित न्याय के सभी विषयों पर चर्चा की। दुर्भाग्य से पता नहीं उसने हमें गंभीरता से लिया या नहीं, या वो ये जानकारी सीनेटर रॉन जॉनसन को देगी या नहीं। हम यहाँ ये दर्ज करने आए हैं कि हमने उसे सारी ज़रूरी जानकारी दे दी थी। यह बहुत निराशाजनक है कि एक अमेरिकी नागरिक के रूप में निवारण के लिए वास्तविक चिंताओं और शिकायतों के साथ वे आपके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। लक्षित व्यक्तियों की आवाजें तेज और अधिक विश्वसनीय होती जा रही हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह कार्यक्रम अधीन करने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह किसी को भी कहीं भी कभी भी निशाना बना सकता है। इसकी रणनीति भयावह है, इसके इरादे अज्ञात हैं। इस कार्यक्रम के कारण कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली से गुजरे हैं या आत्महत्या कर चुके हैं, या पर्याप्त पीड़ा से किसी को भी हत्यारा बनाया जा सकता है। या दुनिया की सरकारें या गुप्त समाज अब किसी के जीवन को सबसे घिनौने, कायरतापूर्ण और शैतानी तरीके से बर्बाद करने के लिए परिष्कृत मिलिशिया जैसी रणनीति और सैन्य ग्रेड न्यूरो हथियारों को तैनात कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह एक वैश्विक दिमागी नियंत्रण कार्यक्रम बन सकता है? ये हकीकत है। एक बार जब मुझे एहसास हुआ कि यह चीज़ कितनी बड़ी है, तो मैं और नज़रअंदाज नहीं कर सका। मुझे कुछ करना था। तुम लोग अपराधी हो। उनमें से हर एक को जेल में होना चाहिए, और मैं अपनी सरकार से बहुत निराश हूँ।
ये शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि विचारों की गोपनीयता के बिना अगर कोई आपके विचारों में हेरफेर कर सकता है तो वो आपकी कही गई बातों में भी कर सकता है। आप देखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की आपके विचारों तक पहुंच है, आपके जीवन तक पहुंच है। वे आपका पीछा करते हैं और आपको प्रताड़ित करते हैं। ये वो तकनीक है जिसका उपयोग आबादी को नियंत्रित करने, हेरफेर करने और निगरानी करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। यह एक यातना कार्यक्रम है। यह भयानक है। यह बिल्कुल भयानक है। कोई भी इसका हकदार नहीं है। कोई नहीं। मैं 70 साल की एक बुढ़िया हूँ। मुझ जैसी से भला उन्हें क्या मिलेगा? मैंने न किसी को सताया, न ही कुछ गलत किया। आप जनता को नियंत्रित करने की क्षमता का एहसास करते हैं, उनकी जानकारी के बिना रेडियोलॉजिकल रूप से दूर से, और आप इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। अब यह लोकतंत्र नहीं है और यह एक मूक तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मेरा मतलब है, अभी हम गिली पिग हैं, है ना? लेकिन वे यही नहीं रुकने वाले। उनके पास एक योजना है और वे इसका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहे हैं। ये लोग गैर स्वीकृत आतंकवादी डेटाबेस श्रेणी 3 और 4 में 2,78,000 लोग हैं जिन तक राष्ट्रपति की भी पहुंच नहीं है। मेरा मानना है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये प्रौद्योगिकियां किसी भी देश की सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो हाँ, मेरा मानना है कि यह संभव है कि यह चीज राष्ट्रपति से ऊपर है और उनकी इस तक पहुंच नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा लोग इसका अनुभव करेंगे। लोग मानते नहीं कि उन्हें मनोविकृति है, इसलिए कई लोगों को वहमी और पागल कहकर आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। यह सरकार का शस्त्रीकरण है और मुझे नहीं लगता कि वे इससे बच पाएंगे, क्योंकि यह मानवाधिकारों का इतना बड़ा उल्लंघन है। वे मनोरोगी हैं। उनमें कोई सहानुभूति, कोई करुणा, कोई भावना नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें इस धारणा पर काम करना होगा कि वे हमारे सभी के विचार पढ़ सकते हैं। हमारा मौजूदा वायरलेस संचार ढांचा माइक्रोवेव पर चलता है। आपका सेल फोन माइक्रोवेव पर चलता है। अगर उन्होंने माइक्रोवेव नेटवर्क पर मस्तिष्क के संकेतों को पकड़ने का कोई तरीका खोज लिया है, यह सरकारों और उनके नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध का एक गंभीर उल्लंघन है। इस तकनीक के साथ उन्होंने जो पहली चीज की है वह है लोगों पर अत्याचार करना, जिससे यह गंभीर सवाल उठता है कि प्रभारी कौन है और आम लोगों के लिए उनके इरादे क्या हैं। पीड़ितों की बढ़ती आवाजों के बावजूद इस यातना कार्यक्रम से लड़ने वाले अदालती मामले विफल रहे हैं। अटॉर्नी एना टोलेडो कानूनी लड़ाइयों पर करीब से नजर रख रही हैं। 500 से अधिक मुकदमे खारिज कर दिए गए हैं। कुछ वॉयस टू स्कल के बारे में है, कुछ गैंग स्टॉकिंग के बारे में है। चूंकि इनमें से ज्यादातर मुकदमे बिना वकील के लड़े गए हैं, इसलिए अदालत उन्हें भ्रमित, काल्पनिक, पागलपन भरी बातें कहती है। उन्हें खारिज कर दिया जाता है। इन मुकदमों की समानता से कई अदालतों में हैरानी होनी चाहिए थी। वायरलेस न्यूरोलॉजिकल हमले के खिलाफ कोई भाषा या सुरक्षा नहीं है। तो दुनिया में चिली जैसी कई जगह हैं जो इन कानूनों को अपने संविधान में बना रही हैं। हमने पीड़ितों से पूछा कि अगर वे कभी अपने कायर उत्पीड़कों से आमने सामने मिले तो वे उनसे क्या कहेंगे। जो मुझे निशाना बना रहे हैं, उनसे मैं बस यही कहूँगा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता हम उनसे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वे जो सोच रहे हैं और बुजुर्गों और बच्चों जैसे बेगुनाहों के साथ जो कर रहे हैं, उसके लिए वो बिल्कुल पागल है। यह एक धीमी, दर्दनाक मौत है। अंतिम लक्ष्य एक व्यक्ति को नष्ट करना है। यह दुष्टता है और यह बुराई है और इसे रुकना होगा। यह रुकना ही चाहिए। तुम अपने साथ कैसे रह सकते हो? तुम रात को कैसे सोते हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये कैसे कर सकते हो। सच में नहीं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी इंसानियत को बनाए रखूंगा। अगर मुझे उनका सामना करने का मौका मिला भी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि वे यही चाहते हैं। वे मुझसे प्रतिक्रिया चाहते हैं जो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहता। एक वक्त था जब मैं उन पर चीखना चिल्लाना चाहता था, पर अब मैं उन्हें भाव भी नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि तुम्हें रोका जाएगा। वे तुम्हारे बारे में जानते हैं। इन क्षमताओं का अपने नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल देशद्रोह है
और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दूसरे इंसानों के साथ इस तरह का काम करने के लिए किसने उकसाया। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत लंबा जीवन जियोगे, यह जानते हुए कि तुमने अपनी आत्मा पर किस तरह का दाग लगाया है। आपके साथ ऐसा करने वालों को देख पाते तो उनसे क्या कहते? जॉन, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। ज़मीर रखो, ज़मीर रखो, बहुत हो गया। एक कैथोलिक के रूप में आप उनकी आत्मा के लिए क्या परिणाम देखते हैं? मैं यह यीशु पर छोड़ता हूँ जो हमारे पिता के दाहिने हाथ पर बैठते हैं, और मैं उनके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका अंजाम अच्छा होगा। इस पर अध्ययन करें, सबूतों, गवाहों और गवाहियों को देखें कि यह किसी इंसान के तन और मन के लिए कितना हानिकारक है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं और शोध करते हैं तो आप इससे ऊपर उठ सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रार्थना ने बहुत मदद की है। ऐसा लगता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं मुझ पर अभी हमला हो रहा है, समझे? और लेकिन मुझे इसकी आदत एक गलत तरीके से हो गई है। बस इसे पार करने में मदद की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? यह वास्तव में एक बीमार और दुष्ट कार्यक्रम है, और वे लोगों के साथ जो करते हैं उसे जानना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम से शारीरिक और मानसिक रूप से इतने तबाह हो गए हैं कि वे अपने लिए नहीं लड़ सकते। ये कहाँ से आ रहा पता नहीं, पर इनकी मदद का एक ही तरीका है, ये समझना कि वे पागल नहीं, उन्हें सहारा चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमारे पास समय है। उन पर मंडराते काले साए और चुने हुए प्रतिनिधियों से मदद की कमी के बावजूद कई लक्ष्य उम्मीद कर रहे हैं कि अब हालात बदलने लगे हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं खुद को इस कार्यक्रम का गुलाम होने की कल्पना नहीं कर सकता। आप जानते हैं, मैं मरना पसंद करूंगा। मैं घुटनों पर जीने के बजाय खड़े होकर मरना पसंद करूंगा। आप जानते हैं, मैं यह लड़ाई नहीं रोकने वाला। यह इतना भयानक है कि कोई इसे बना नहीं सकता, और झूठा होता तो कोई इसका पीड़ित होने का दावा नहीं करता। कोई भी अदालत किसी एजेंट को किसी के दिमाग में घुसने और यह जानने का वारंट नहीं देगी कि वे क्या सोच रही हैं। आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, भगवान के साथ एक अंतरंग बातचीत भी नहीं कर सकते बिना इन अपराधियों के इसे सुने। यह उस सबसे पवित्र चीज का अंतिम उल्लंघन है जो आपके पास हो सकती है, और अब आपके पास वह भी नहीं है। सप्ताह के अपने अंतिम पड़ाव के लिए इना और टारगेटेड जस्टिस प्रतिष्ठित लॉन के सामने एक फ्लैश विरोध प्रदर्शन करने के लिए व्हाइट हाउस जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न निर्देशित ऊर्जा हथियारों के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। वॉइस टू स्कल, जो एक पेटेंटेड तकनीक है जो लोगों के सिर में आवाजें भेजती है, आबादी पर अवचेतन संदेश भेजकर मानसिक स्वास्थ्य को हथियार बनाती है और लोगों को बताती है कि वे पागल हो रहे हैं, लेकिन वे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बिल्डिंग के अपराध और ड्रग ऑपरेशन की निंदा की, और अचानक उन्हें आवाजें आने लगी। क्यों? क्योंकि FBI ने उन्हें इस भयानक सूची में डाल दिया ताकि उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा सके। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य विश्व नेताओं को पता है कि मन पढ़ने और प्रभावित करने वाली तकनीक मौजूद है, या इसका उपयोग उन पर किया जा रहा है? और किसके पास मैजिस्टिक स्तर की मंजूरी है जो राष्ट्रपति से भी ऊपर है? यदि चीन इन तकनीकों का खुलासा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि रूस इन हथियारों के उपयोग को अवैध बना सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? द्वार पर एक दानव है। इस तकनीक का उपयोग बड़ी आबादी और व्यक्तियों दोनों पर किए जाने की क्षमता है, और अगर वास्तव में ये हमले हमारे मौजूदा संचार बुनियादी ढांचे से आ रहे हैं, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, तो हम खुद को पहले से ही चुभेदानी में फंसा हुआ पाते हैं। सवाल यह है कि नियंत्रण किसके हाथ में है? क्योंकि उनके पास हमारे साथ बुरा करने का इतना प्रभाव और पहुंच है।
अंततः नियंत्रण हमारे भीतर है। मेरा मानना है कि तुलसी गबार्ड और वर्तमान प्रशासन के साथ इसका पर्दाफाश होने वाला है। किसी की भी भरपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि घाव बहुत गहरे हैं। एक अविश्वसनीय स्तर पर यातना है। अवचेतन संदेश सहित इस तकनीक का उपयोग वैश्विक मन नियंत्रण नेटवर्क के रूप में किया जा सकता है। यह बहुत वास्तविक है। यह अभी हो रहा है। इसका उपयोग पहले से ही अमेरिकी और यूरोपीय आबादी पर किया जा रहा है। इसमें मानव जाति के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनने की क्षमता है, क्योंकि एक बार जब आपको यह विनम्र अनुपालन मिल जाता है तो किसी प्रकार की सत्ता पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। यह ठीक नहीं है। हम आजाद नहीं हैं। मैं फौजी हूँ। इस देश के लिए तो हम नहीं लड़े। यह असली आजादी नहीं। आखिर यह सब कब खत्म होगा? कौन हस्तक्षेप करेगा? कौन कुछ करेगा?